हेलो एवरीवन। सो ये है द इंडियन एक्सप्रेस 25 मार्च का। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज से हम डिस्कशन जो है हिंदी लैंग्वेज में करेंगे और इंग्लिश भी थोड़ा वो मिक्सअप रहेगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ऑडियंस है उनको ये बातें समझ में आ सके, ठीक है। तो आप देखिएगा तो फर्स्ट जो पैसिव यूथेनेशिया जो नोट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आपका सक्सेसफुल रहा है। हरीश राणा, दिस वाज द person who has been the first who has been sanctioned to die by passive euthanasia. Okay, so this is the thing. Then now there is a thing that Trump tells Modi both see keeping Hormuz open vital. Okay, so yesterday US as well as Prime Minister Modi has said that they have talked to each other. Okay, so that is what it is. So we'll now jump straight forward to the editorial section. Okay, and we'll try to understand what is there. So Raj Mandala has written, Raj Mandala by C. Raja Mohan. So he has written about the Gulf's geopolitical predicament cannot be solved, it can only be managed. सो यहाँ से ही ये क्लियर हो जा रही है कि जो जियो पॉलिटिक्स है गल्फ का, मिडिल ईस्ट का, वो जो है रिजॉल्व कभी नहीं किया जा सकता, वो हमेशा मैनेज किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब है कि देयर विल बी सर्टेन थिंग्स विच विल बी सब्जेक्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट, ओके, एंड देयर विल बी सर्टेन थिंग्स ऑन विच देयर कुड बी consensus among the members. Okay, so what should be the way forward? So there must be a balanced approach. Okay, there must be a middle path. Okay, so that is how you can manage. Okay, so let us see, try to understand what he is trying to say. So and so the 5 day pause on attacking Iran's electricity plants announced Monday by US President Donald Trump has been widely welcomed. तो आपको पता होगा कि ट्रंप ने क्या बोला है कि 5 दिनों के लिए वो, ट्रंप ने पहले क्या बोला था, उन्होंने थ्रेटन किया था ईरान को कि दे आर गोइंग टू अटैक द इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ऑफ ईरान। बट मंडे को वो यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रंप है उन्होंने फिर से अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू पॉज दिस अटैक for 5 days. Okay, so any kind of attack they are not going to carry out till further notice. Okay, at least 5 days there will be no attack from the part of USA. Okay, as well as Israel, they have also assured that Israel will also comply to this policy of US. Okay, now but a permanent settlement, the complete and total resolution in Trump's words, will remain elusive. Okay, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रम्प बता रहे हैं कि कंप्लीट और टोटल रिजोल्यूशन जो है एक इलूसिव है, यानी कि मायावी, यानी कि ऐसा चीज़ जो कभी रियलिस्टिक नहीं हो सकता, कभी रियलाइज नहीं किया जा सकता, कभी भी वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता ग्राउंड में, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है इनका, ट्रम्प का मानना है कि परमानेंट सेटलमेंट और टोटल रिजोल्यूशन जो है नहीं हो सकता अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। It is hard to square the circle of power asymmetry between Iran and its Arab neighbors that lies at the root of Gulf insecurity. Okay, तो अब सी राजा मोहन सर क्या लिख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये हार्ड है टू स्क्वायर द सर्कल ऑफ पावर एसिमेट्री। तो आपको पता होगा कि पावर एसिमेट्री है। पावर एसिमेट्री मतलब कि जो पावर है ईरान और जो उसके बगल के जो अरब नेबर्स है उसमें कोई तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान के पास ज़्यादा पावर है और इसके जो अरब नेबर्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। तो इसी कारण वो जो है एक गल्फ इनसिक्योरिटी में वो अपने आप को महसूस करते हैं कि गल्फ में वो अपने आप को इनसिक्योर पाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान इज सिंपली टू लार्ज एंड इट्स अरब नेबर्स टू स्मॉल फॉर द रीजन टू फाइंड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑन इट्स ओन। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका जितने भी अरब के जो नेबर्स हैं, अरबियन नेबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसके कारण जो है इक्विलिब्रियम स्टेबल करना अपने दम पर बहुत मुश्किल है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग। फॉर एग्जांपल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट यू कैन सी दैट इंडिया इज टू लार्ज to be and its neighbor in the context of India like Bangladesh, Pakistan is too small.
okay, to find a stable equilibrium on its own. Okay, so you can see say that thing in the context of India as well. Okay, let me make it a little bit bigger. So the Gulf Arabs have therefore long looked to external powers to balance Iran. तो इसलिए क्या करते हैं, तो गल्फ के जो कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज है ईरान के, उन्होंने जो है बहुत पहले से ही एक्सटर्नल पावर्स की तरफ उन्होंने समझौता या फिर आप कह सकते हैं एग्रीमेंट किया है, ताकि ईरान को वो जो है कंटेन कर सके, उनको बैलेंस कर सके ईरान को, ठीक है। क्योंकि वो खुद से तो ईरान को बैलेंस कर नहीं सकते, इसलिए दे आर ट्राइंग टू seek the help of the external power, for example US, Israel. Okay, that is why you see there are multiple security arrangement made by US in the Middle East countries. Okay, so that is what is there. So that relies principally on the United States. Yes, so that means कि relies principally on United States has made Gulf security hostage to political mood swings in Washington. तो ये बोलते हैं कि ये जो है रिलायंस यानी कि विश्वास जो है मुख्यतः किस पे है, यूएस पे है, जो कि इस गल्फ की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है उसको एक तरह से हॉस्टेज बना दिया। किसका हॉस्टेज? तो पॉलिटिकल मूड जो होता है वॉशिंगटन पे, उसका जो हॉस्टेज है, यानी कि अगर पॉलिटिकल मूड जो है यूएस का अच्छा होगा तो गल्फ सिक्योरिटी भी सही रहेगी, अगर अच्छा नहीं है तो गल्फ सिक्योरिटी भी अच्छी नहीं होगी। सो ultimately we can say that the Gulf security depends upon the mood of the Washington, mood of the political leadership of the US. Okay, because they are the ultimate security provider to Gulf nations, uh, other than Iran. Okay, so that is the thing. Then the numbers tell the story. Now let us understand through statistics. Okay, so Iran's 90 million people draft the 27 million citizens of the GCC states. सो आपको नंबर जो है स्टोरी बता रहे हैं कि जो ईरान का जो टोटल पॉपुलेशन अब कितना है, 90 मिलियन है, और जो पूरा जीसीसी स्टेट्स का है उसका जो है 27 मिलियन है। तो आप समझ सकते, कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज 3 times, ईरान पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 3 times more than those of the GCC states combined. Okay, तो GCC स्टेट यानी कि गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज जो है आपको इनका पूरा मिला के जो है 27 मिलियन होता है, और ईरान का खुद का 90 मिलियन है, यानी कि 9 करोड़ इनका है और 2.7 करोड़ इनका है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस मूव अहेड। सो पर्सिया इज अ यूनिफाइड स्टेट। पर्सिया मीन्स ईरान का जो पहले का जो नाम था उसको पर्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ईरान जो है कि यूनिफाइड स्टेट है। द अरब गल्फ इज डिवाइडेड अमंग सेवरल किंगडम्स। लेकिन जो है अरब जो गल्फ है वो बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड है। आपको पता होगा देयर इज अ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का अलग किंगडम है। उसके बाद आपका कतर अलग है, कतर का अलग किंगडम है। यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट का अलग किंगडम है। उसी तरह कुवैत का अलग है। सो दे ऑल अरब गल्फ इज डिवाइडेड अमंग सेवरल किंगडम। बट ईरान में आप देखिएगा कि एक यूनिफाइड स्टेट है। पूरा ईरान इतना बड़ा है लेकिन उसका जो है एक सुप्रीम लीडर होता है। हालांकि विच हैज़ बीन किल्ड बाय द रिसेंट अटैक बाय यूएस। तो लेकिन आप कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड स्टेट है, ठीक है। Iran's ambition to dominate the Gulf has endured regardless of whether Tehran was governed by a monarchy or a theocracy. ओके, तो यहाँ पे एक ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि ईरान का जो हमेशा से एक एम्बिशन रहा है, उनका एक सपना रहा है, उनका ख्वाब रहा है कि वो जो है गल्फ को जो है डोमिनेट करे। गल्फ करने का मतलब क्या है कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसको डोमिनेट करने का कौन इरादा रखता है, तो ईरान रखता है। वो हमेशा से चला आ रहा है कि ऐसा इरादा जो है ईरान का हमेशा से चला आ रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वहाँ पे कौन इसको गवर्न कर रहा है तेहरान ईरान को, कि वहाँ पे थियोक्रेसी है या मोनार्की। पहले जो है साथ था तब भी वो लोग चाहते थे कि ईरान जो चाहता था कि वो गल्फ को डोमिनेट करे। अभी थियोक्रेसी आ गई तब भी ईरान इज ट्राइंग टू डोमिनेट द गल्फ। ओके, फॉर नियरली 150 ईयर्स दैट एम्बिशन वाज कंस्ट्रेन्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो है पहले जो है आपका 100 करीबन 150 सालों तक ये जो एम्बिशन था इसको किसने ब्लॉक करके रखा था, तो ग्रेट ब्रिटेन ने। इसको कंस्टेंट करके किसने रखा था, ग्रेट ब्रिटेन ने। द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट पावर फ्रॉम द अर्ली 19 टू मिड 20th सेंचुरी।
तो करीबन 1800 से लेके 1950 तक ये जो है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा इसको चेक किया गया था, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वो ऑपरेट करते थे। द राज प्रोटेक्टेड द वीकर गल्फ स्टेट्स वाइल मेंटेनिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप विद तेहरान, ठीक है। तो ब्रिटिश राज जो था उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया था जो जितने भी वीकर गल्फ कंट्रीज थे ईरान के, मतलब कि ईरान को छोड़ के जितने भी गल्फ स्टेट्स थे उनको जो है ग्रेट ब्रिटेन ने प्रोटेक्ट किया था। हालांकि उन्होंने जो क्या किया था, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप तेहरान के साथ जो है मेंटेन करके रखा था। मीन्स कि जब भी कोई काम होगा हम तेहरान के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, देयर इज नो डाउट, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सिक्योर provide the security to the our friends, okay। So that is what was the approach of the Britain. Now the decline of Britain, its withdrawal from the east of Suez, and independence granted to Gulf kingdoms in 1971, and the Islamic Revolution of 1979 together marked the demise of the old regional order. तो ये जो है ओल्ड रीजनल ऑर्डर कैसे तहस नहस हुआ, तो ये इसलिए ओल्ड रीजनल ऑर्डर हट गया क्योंकि ये डिक्लाइन, आपको पता होगा ब्रिटेन का डिक्लाइन होने लगा था 1950 के आसपास से, क्योंकि जितने भी कॉलोनीज ब्रिटेन के थे वो जो है इंडिपेंडेंस धीरे धीरे मतलब इंडिपेंडेंट होने लगे थे। जैसे इंडिया हो गई, आपका मलेशिया हो गया, ये सारे। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है विड्रॉल स्टार्ट किया ईस्ट ऑफ स्विच से। उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दिया जितने भी गल्फ किंगडम्स थे उसको 1971 में। और उसके बाद जो है इस्लामिक रिवोल्यूशन हो गया 1979 में ईरान में। सो इसी कारण जो है ये क्या हो गया, इसको ये जो है लीड किया ओल्ड जो रीजनल ऑर्डर था उसके डिमाइस में, ठीक है, उसकी पतन में। नाउ the Islamic Republic did not invent Iranian assertiveness. It inherited it from the Shah and intensified it. तो इस्लामिक रिपब्लिक जो आपका जो ईरान में रिवोल्यूशन हुआ था 1979 में, जिसे इस्लामिक रिवोल्यूशन कहा जाता है, तो उन्होंने जो है ईरानियन जो एसर्टिवनेस है, यानी कि वी आर गोइंग टू डोमिनेट दिस गल्फ रीजन, उन्होंने इसे नहीं बनाया था। जो इस्लामिक रिपब्लिक सेटअप हुआ 1979 में, उन्होंने कोई इस प्रकार का कोई इन्वेंशन नहीं किया था जिसे आप कहते हैं कि ईरानियन एसर्टिवनेस, बल्कि इन्होंने जो है इसे कहाँ से हासिल किया था, तो ये शाह से ही हासिल किया था, यानी कि मोनार्की। जो पहले जो रूल था वो शाह का था, मोनार्की। तो उन्होंने जो है तहाँ वहीं से जो है इसको इनहेरिटेट किया और इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ईरानियन एजर्टिवनेस जो है हमेशा से रहा है, मोनार्की हो, चाहे वो मोनार्की हो या फिर आपका थियोक्रेसी हो, मीन्स दे ऑलवेज वांटेड टू डोमिनेट द जीसीसी Gulf regions, okay। So Mohammad Raja Shah had already demonstrated Iran's hegemonic instincts before the revolution। तो आप देखिए बोला जा रहा है कि मोहम्मद रजा शाह कौन था, तो ही वाज द किंग ऑफ द ईरान बिफोर Iranian revolution, okay। तो he had already demonstrated Iran's hegemonic instincts before the revolution। He seized the islands of Abu Musa and the tombs from the nascent UAE on the eve of the British withdrawal in 1971। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है कि अबू मूसा जो है और टूम्स जो है जो यूएई के अंदर आता था, जैसे ही ब्रिटिश विड्रॉल करते हैं 1971 में यूएई से, तो इन्होंने क्या किया, ये जो अबू मूसा और टूम्स आइलैंड जो यूएई का था उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। He claimed Bahrain as Iran's 14th province until international pressure forced a tactical retreat। उसके बाद ये जो शाह था उसने क्या किया, तो बहरीन को जो है ईरान का जो 14 प्रोविंस यानी कि 14वां प्रोविंस जो है डिक्लेयर कर दिया था। और इसको जो है इसने जो है रिट्रीट कब किया, जब इस पे इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तब इस जाके इन्होंने रिट्रीट किया कि नहीं भाई ये जो है बहरीन जो है एक अलग स्वतंत्र देश है, ठीक है। He deployed thousands of troops to Oman's Dhofar province to crush a left-wing insurgency not out of altruism but to establish Iran as the Gulf's independable security arbitrator। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मिलता है कहाँ से, तो ये जो है बहुत थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स यानी हज़ारों की संख्या में जो ट्रूप्स को जो है
ओमान के डोफार प्रोविंस में इन्होंने डिप्लॉय किया ताकि क्या कर सके, जो लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी वहाँ पर थी उसको जो है क्रश कर सके, उनको तोड़ सके, उनको हमेशा के लिए हटा सके। ये जो है अल्टुरिज्म से नहीं था, बल्कि ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे ईरान को एज द गल्फ्स इंडिस्पेंसेबल सिक्योरिटी आर्बिटर। ओके, तो एक महत्वपूर्ण गल्फ के सिक्योरिटी आर्बिट्रेटर के रूप में ये जो है ईरान को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, he willed the most powerful military force in the developing world, positioning Tehran as a regional gendarme with American blessing। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री फोर्स जो है उसको डेवलपिंग वर्ल्ड में इन्होंने मतलब इस्टेब्लिश किया। किसके ब्लेसिंग से, तो अमेरिका के ब्लेसिंग से, यानी कि अमेरिका वाज आल्सो पार्टनर ऑफ शाह। ओके, so when there was a monarchy in the Iran, so America was an ally of Iran। Okay, so that is what he is saying। Okay, so very interesting article। Okay, so now the Islamic theocracy has been even more vigorous in pursuing regional hegemony, but in opposition to Washington rather than in partnership with it। उसके बाद जो है इस्लामिक रिवोल्यूशन कब आया, आप देखें 1979 में आया, हम लोगों ने पहले ही बात किया है। तो उसके बाद क्या हो गया, तो ईरान ने जो है इस्लामिक थियोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। तो इस्लामिक थियोक्रेसी आने के बाद इन्होंने भी जो है रीजनल हेजोमनी इस्टेब्लिश करने का जो उनका पॉलिसी था ईरान का, उसको और ज़्यादा मजबूत किया और ज़्यादा विग्रस किया। बट इस समय क्या डिफरेंस था, तो इस समय एक डिफरेंस था कि ये जो है वाशिंगटन के साथ नहीं थे, इनके खिलाफ थे, यानी कि यूएस के अलाई नहीं थे, बल्कि अपोनेंट कैंप में अब ईरान जो है चला गया है यूएस के। ठीक है, बोथ मोनार्की एंड थियोक्रेसी मेड सिमिलर मिस्टेक्स। अब जो राजा सर लिखते हैं कि हालांकि दोनों जो है मोनार्की और थियोक्रेसी ने बहुत सारे जो है सिमिलर मिस्टेक्स किए। पहला, इन फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल एडवेंचर्स, पहला जो है बाहर के एडवेंचर्स पे फोकस करना। ठीक है, दे एग्जॉस्पेटेड डोमेस्टिक अनरेस्ट। उन्होंने और क्या किया, अपने जो डोमेस्टिक बाहर के जो आप देखिए, कभी भी कोई जो है अगर आप अपनी कंट्री पे फोकस ना करके बाहर के जो एक्सटर्नल एडवेंचर्स पे आप फोकस करिएगा, तो क्या होगा कि आपका जो है डोमेस्टिक में कुछ ना कुछ देयर विल बी प्रॉब्लम। सो दैट इज हाउ देयर विल बी they have exacerbated domestic unrest। Okay, a popular slogan from Iran's recent protest captures the contradiction. No to Gaza, no to Lebanon, my life is for Iran। When Iran transition from a monarchy to Islamic Republic, the underlying logic of Iranian hegemonic ambition did not change। Ayatollah Ruhollah Khomeini replaced Persian nationalism with the Shia revolutionary ideology, but the instruments, proxy forces, interference in neighbors' affairs, projection of military power differed little from Shah's playbook। ओके, तो ये बोलते हैं कि हालांकि जो है मोनार्की हटने के बाद थियोक्रेसी आ गए थे, बट जो इंस्ट्रूमेंट्स होता था पर्शियन नेशनलिज्म को प्रोक्लेम करने का, वो लगभग सेम ही था। इस समय सिर्फ ये अंतर था कि इस समय जो है मोनार्की की जगह ये जो है थियोक्रेसी इज देयर। ओके, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट दोनों ने यूज़ किया, मतलब मोनार्की और इसने थियोक्रेसी ने, तो प्रॉक्सी फोर्सेस आपको पता है हिजबुल्लाह है लेबनान में। ठीक है, दीज आर द प्रॉक्सी फोर्सेस ऑफ द ईरान। देन इंटरफेरेंस इन नेबर्स अफेयर्स। ओके, सो इनके जो भी आसपास के नेबर्स हैं उसके अफेयर्स में, इंटरनल मामलों में ये जो है दखल अंदाजी करते रहे हैं। ठीक है, देन प्रोजेक्शन ऑफ मिलिट्री पावर, अपनी मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट करना कि भाई हमारे पास इतना ये चीज़ है, हमारा मिलिट्री ऐसा ऐसा है। ठीक है, द डिफरेंस ले इन फेरोसिटी एंड रिलीजियस fervor। Okay, now the conservative Gulf Arabs responded by establishing the Gulf Cooperation Council in 1981 to pool resources against the Islamic Republic। Okay, तो अब जो है आपको पता है, now you have understood that Iran always want to establish itself as a dominant force over the Gulf state, over its neighbors। Okay, so there would be some response from those Gulf Arab countries as well। So what they have done, so they have established the Gulf Cooperation Council in 1981
so that they can pool the resources against the Islamic Republic. Means they can work together so that they can ensure the Islamic Republic will not work against them, or will not go harm much to them. Okay, so the GCC has barely limped along Howell by internal divisions. तो हालांकि जीसीसी जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि इंटरनल डिविजन्स बहुत ज़्यादा थे. In a telling paradox, the Gulf Arabs turned to Iraq's security dictator Saddam Hussein to contain revolutionary Iran. तो ये एक पैराडॉक्स दिखाता है क्या, तो गल्फ जो अरब्स थे इन्होंने क्या कर दिया, तो ये जो है इराक के जो सेकुलर डिक्टेटर सदाम हुसैन थे उनके खिलाफ चले गए. और वाई दे वेंट अगेंस्ट द सदाम हुसैन, बिकॉज दे वांटेड टू कंटेन द रिवोल्यूशनरी ईरान. ओके, 8 years of the Iraq war kept Iran at a bay, but at a great cost, and the counterweight proved double-edged. The same army that bled Iran rolled into Kuwait in 1990. Okay, now the Arab Shield had turned on those it was meant to protect. American intervention expelled Iraq from Kuwait in 1991, but did not resolve the underlying structural imbalance. It merely replaced Iraqi protection with a direct American military presence on the Arabian Peninsula. A brief debate about a Gulf NATO never took off. The Arabs also encouraged the radical Sunni forces to fend off the Shia threat from Tehran. That strategy backfired spectacularly on September 11, 2001. After 9/11, the United States made the fateful decision to destroy the Iraqi state, disband the Ba'athist military, and hand Tehran the geopolitical windfall it had spent 8 years fighting to prevent. Iran's Shia allies now ruled in Baghdad. सो ईरान का जो शिया एलाइज है वो कहाँ पे रूल करें, बगदाद में, इराक में. द लैंड रूट फ्रॉम तेहरान टू बेरेट बिकेम अ फिजिकल रियलिटी. Iranian proxies started across the region. The Gulf Arabs were left staring at an Iranian sphere of influence stretching from the Zagros Mountains to Mediterranean Sea. Okay, the rise of Iranian power also drove a quiet reapproachment between Israel and the Gulf Arabs, adding a new strategic wrinkle. Now, there are certain questions. Let us see. Where does the region balance go from here? इसके बाद जो है रीजनल बैलेंस कहाँ जाएगा यहाँ से, ठीक है. द यूएस, इजराइल एंड द गल्फ अरब्स वांट अ क्रेडिबल डिफेंसिंग ऑफ ईरान मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज. तो यूएस, अरब, इसराइल और जो जितने भी इनके जो अरब के जो साथी हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ईरान का जो मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा जो है क्षति पहुँचे, तो मतलब ना के बराबर है, ठीक है. दे वांट Iran to relinquish its proxy forces and stop meddling in Arab internal affairs. और इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि जितने भी ईरान के जो प्रॉक्सी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उसको हमेशा के लिए हटा दिया जाए, रिलंक्विश किया जाए और कैंसिल किया जाए, मतलब हटा दिया जाए और स्टॉप किया जाए. क्या जो ये जो ईरान जो अरब के जो कंट्रीज जो नेबर कंट्रीज हैं इनके जो इंटरनल मैटर्स में जो इंटरफेयर करते हैं उसको भी ये स्टॉप करे ईरान, ठीक है. दैट इज व्हाट they want. Okay, they also seek the internationalization of state of Hormuz to grant freedom of navigation. इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए, यानी कि इस पे किसी का जो है कंट्रोल ना हो इफेक्टिव रूप से. मीन्स कि ये किसी एक कंट्री के हिसाब से ना चले बल्कि एक इंटरनेशनलाइजेशन हो, यानी कि सबके लिए ओपन हो, ठीक है, ताकि गारंटी एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि वहाँ से जितने भी शिप आ जा सके आराम से, ये जो चाहते हैं. ईरान हैज़ इट्स ऑन डिमांड्स. हालांकि ईरान के भी अपनी खुद के डिमांड्स है. क्या है, तो इट इंसिस्ट ऑन इट्स राइट टू डेवलप न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी.
तो ये हमेशा से बोलता आया है ईरान की इसका जो राइट है, क्या चीज़ का राइट है, तो न्यूक्लियर को डेवलप करने का और मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का, ठीक है। यस, दैट इज फेयर इनफ। Okay, so Iran always want to develop the nuclear and missile technology. It wants guarantees against future American military action and into US bases in Arab states and compensation for wartime damages and veto over governance of Hormuz. Veto over governance of Hormuz. Okay. सो ईरान क्या क्या चाहता है, तो पहला चीज़ है कि ये चाहता है कि ये जो है न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किए, जो ईरान करना चाहता है इसको करने दिया जाए, इसका ये राइट है। और ये चाहता है कि एक हमें गारंटी मिले, ताकि गारंटी इस चीज़ का मिले कि कभी जो है फ्यूचर में जो है भविष्य में कभी जो है अमेरिका जो है कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेगा यहाँ पे, और जो है यूएस के जितने भी बेस हैं अरब स्टेट्स में वो खाली हो जाए, ठीक है। और कंपनसेशन इसको दिया जाए, जितने भी वॉर टाइम डैमेज हुआ है, वॉर के कारण जितने भी डैमेज हुआ है ईरान को कंपनसेशन दिया जाए। और साथ ही एक वीटो का मतलब वीटो पावर दिया जाए ईरान को ओवर द गवर्नेंस ऑफ द हॉर्मोज, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द सेंट्रल प्रॉब्लम। ये जो है हमें जो है ये सारे जितने भी डिमांड है यूएस, इजराइल और अरब नेशंस के और ईरान के, ये जो है हमें कहाँ से फिर से ला देता है सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ। ईरान इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी इग्नोर्ड। ईरान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इग्नोर आप इसे कर नहीं सकते। ईरान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सरसाइज यूनिलैटरल डोमिनेंस। लेकिन इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये खुद से जो है अपना डोमिनेंस जो है एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। मतलब ये तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जो है खुद से अपना डोमिनेंस जो इस्टाब्लिश कर सके, लाइक अमेरिका। ओके, द गल्फ अरब्स कैन नॉट बैलेंस ईरान ऑन देयर ऑन एंड विल कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द यूएस फॉर सिक्योरिटी। और इनके जो नेबर कंट्रीज है, जो गल्फ अरब्स है, वो जो है ईरान को कभी अपने दम पे जो है इसको बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो हमेशा से जो किस पे डिपेंड रहेंगे, यूएस पे अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। नो अदर पावर, नॉट रसिया, not China, let alone Europe or India, can replace Washington as the ultimate guarantee security guarantor of the Gulf Arabs। अब लास्ट में ये बताते हैं कि यूएस के अलावा जो है कोई भी दूसरा पावर, चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, या पूरा यूरोप हो और इंडिया है, और चाहे इंडिया हो, वो जो है यूएस को जो है एज अ अल्टीमेट सिक्योरिटी गारंटर ऑफ द गल्फ अरब्स रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि गल्फ अरब्स को जो है सिक्योरिटी गारंटर जो है कोई देश रहता है तो वो सिर्फ यूएस है। Not withstanding the flicker of the hope offered by Trump's pause, the tragic cycle of the impossible balancing between Arabian and the Persia is likely to continue। तो ट्रम्प ने जो अनाउंस किया है पॉज करने का, उसको अगर ना भी देखा जाए उसको, तो ट्रैजिक जो साइकिल है इम्पॉसिबल बैलेंसिंग बिटवीन द अरेबिया एंड द पर्सिया इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। तो ये जो ट्रैजिक साइकिल चल रहा है इम्पॉसिबल बैलेंसिंग करने का, ठीक है, जो मतलब बैलेंस करने का जो कोशिश चल रहा है जो कि इम्पॉसिबल, वो हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा इनका कहना है। द गर्ल्स जियो पॉलिटिकल प्रिडिकामेंट इज नॉट वन दैट कैन बी सॉल्व। तो गल्फ का जो जियो पॉलिटिकल प्रिडिकामेंट है ये ऐसा है जो कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। इट कैन ओनली बी मैनेज, ये सिर्फ मैनेज किया जाता है जस्ट बेयरली, कभी कभी जस्ट बेयरली, मुश्किल से, एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ लक। और लक का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के है कि भाई ईरानी इतना बड़ा देश है कि आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ईरान कुछ पॉइंट्स जो है कंसेंसस, कुछ पॉइंट्स पे कंसेंसस लाना होगा ताकि चीज़ें जो है सही सही चल सके। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के लिए कुछ चीज़ें जो है निर्धारित किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, ताकि जो है सभी जो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ के वो आराम से चल सके, स्टेबिलिटी वहाँ पे आ सके, ठीक है। तो ये इनका कहना है कि आप जो कितना भी मिलिट्री पावर लगा ले, एयरफोर्स लगा ले, आप जो है ईरान को डिफीट नहीं कर सकते। ईरान पे आपका मतलब ईरान पे आप जो है वो कब्जा नहीं कर सकते, डोमिनेंस
इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ईरान का जो मोनार्की था तब भी ईरान जो है हमेशा चाहता था कि अपना जो है वो डोमिनेंस जो है आसपास के जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, उस पर इस्टेब्लिश कर सके। उसके बाद जो है मोनार्की के बाद जो है आपका ईरानियन रिवोल्यूशन आया, इस्लामिक रिवोल्यूशन आया 1979 में। उसके बाद जो है थियोक्रेसी है, वो भी वही चाहता है कि ईरान को एक डोमिनेंट फोर्स इस्टेब्लिश एज अ डोमिनेंट फोर्स इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये हमेशा से रहा है कि ईरान हमेशा से चाहता है कि वो अपने आप को गल्फ के जो जितने भी उनके नेबर है उनके ऊपर वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सके। तो इसी कारण जो है आप जो है ईरान को नहीं डिफीट कर सकते। ईरान इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफीटेड। ओके, बट what you can do, you can only manage it. Okay, you can manage it means there must be some points on which consensus must be arrived so that a good stable and prosperous middle east can be uh, can be run. Okay, so that is what is this. Okay, now let us see, is there anything else we can have? I think this was a wonderful article. So let us quickly see the demand. Okay, so these are the important things. You can write down demands as well. This is going to be very important for this year UPSC mains examination. I am sure that they are going to ask this particular question on GS in GS paper 2 on Middle East crisis. Okay, in Middle East crisis or Middle East war. Okay, there will be certainly a question. So what US Israel, you can see here. Okay, just see this. So what US, Israel and the Arab wants, so they want that Iran's missile and nuclear capabilities must be stopped. In fact, it must be defending. Okay, they must cut down it. Okay, they want ईरान टू relinquish its proxy forces, और जो ईरान के जितने भी प्रॉक्सी फोर्सेस है उसको स्टॉप किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और जो ईरान जो है अरब का जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें जो इंटरफेयर करता है उसको भी ईरान जो है स्टॉप करते। और जो क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन हो सके स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, और जो है ताकि जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है ग्रांटी हो। इसके रिस्पॉन्स पे ईरान भी चाहता है कि उसका जो है कुछ डिमांड्स है जो फुलफिल हो। तो क्या चाहता है, तो ये कहता है कि इसका जो है अपना राइट है कि ये जो है न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। और ये चाहता है कि एक गारंटी चाहता है कि फ्यूचर में जो है देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ अमेरिकन मिलिट्री एक्शन। ओके, एंड इन टू यूएस बेसिस इन अरब स्टेट्स। अरब स्टेट में जितने भी यूएस बेसिस है उसको ख़त्म किया जाए, और इसको ईरान को कंपनसेट किया जाए जितने भी वॉर टाइम डैमेजेस हुए हैं, जितने भी वॉर के कारण जो भी डैमेजेस हुआ है वो। और ईरान को जो है वीटो पावर दिया जाए गवर्नेंस, जो हॉर्मुज का स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो गवर्नेंस है उसके ऊपर। ठीक है, तो कंक्लूजन में ये है कि ईरान इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी इग्नोर्ड but not strong enough to exercise unilateral dominance. The Gulf Arabs cannot balance Iran on their own and will continue to depend on the US for security. No other power, not Russia, not China, let alone Europe or India, can replace Washington as the ultimate security guarantor of the Gulf Arabs. Okay, so यही है कि इसके अब क्या होगा। तो ट्रैजिक जो साइकिल है इम्पॉसिबल बैलेंसिंग करने का अरेबियन एंड पर्सिया के बीच, वो जो है हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, सो इम्पॉसिबल बैलेंसिंग है। ठीक है, अब बैलेंस नहीं कर सकते अरब और अरेबिया और पर्सिया, यानी कि जो ईरान है और उसका जो नेबर्स है वो कभी जो है बैलेंस नहीं हो सकता उन दोनों के बीच, ये कहना है इनका। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो ये जियो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है उसको जो है सॉल्व नहीं हो सकता है, बल्कि उसको मैनेज आप कर सकते हैं कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम दोनों जो है सहमत हो सके। ठीक है, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है हमेशा के लिए चला रहेगा, ईरान पे यूएस वगैरह अटैक नहीं करेगा। ये सब कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि जिस पे कंसेंसस लाया जा सकता है। ठीक है, ताकि ये जो है वॉर वगैरह ना हो सके। ठीक है, against cervical cancer vaccine is a new beginning. Okay, so cervical cancer is happening.
Dubai is what Iran chose not to be. Now let us see this. Now regime change needs air power with crowd. So this is a good explain section. Okay, it has been written by expert Air Chief Marshal Brinder Singh Dhanua. Okay, so what we are I think 36 minutes is already going to happen. So we are going to stop our discussion here, and we are going to upload the separate discussion on this West Asia. Okay, war in West Asia, and where we will be trying to do this analysis. We are going to understand this one. Okay, so we are stopping here. Otherwise, the video could extend up to 1 hour, more than 1 hour. So let us stop here, and if you want to see understand this one explain section, then you can watch the other video. Okay, so thank you very much.